हाँ तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी मार्केट में आ चुके हैं। अभी अगर इस पेपर का लेवल देखा जाए अपने अकॉर्डिंग, अगर 3 कैटेगरी बनाए अपन, एक तो बीच वाला अगर अपन मॉडरेट रखें, एक हार्ड रखें और एक इजी रखें ना। मॉर्निंग वाले पेपर की बात चल रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो पेपर है ये इजी और मॉडरेट के बीच में आना चाहिए ना। ये पेपर हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं था। इस पेपर को मॉडरेट और इजी के बीच में लगभग यहाँ इस कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। हाँ, ये भी है कि पेपर जितना ज़्यादा इजी आता है तो उसमें सिली मिस्टेक होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर इजी है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, ऐसा भी नहीं है। अगर कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए इसकी कट ऑफ जो है 110 मार्क्स के अराउंड रहनी चाहिए। 110 से 115 मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी कैटेगरी पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो पेपर तो जो है मॉडरेट से ज़्यादा नहीं था, कम ही मान सकते हैं इसको, क्योंकि जो आपको क्लास में क्वेश्चन बताए सीधे सीधे लगभग वहाँ से हर यूनिट से 3 से 4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट कॉपी नोट्स में से आपको मिल जाएंगे। जैसे पेडिग्री हुई, प्रोबेबिलिटी हुई, जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स के 4 क्वेश्चन आए इस बार। तो अभी अपन पेपर पे चर्चा करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उन पे चर्चा करते हैं। अभी जब तक आप क्वेश्चन के आंसर देखते देखते अपने जो भी क्वेश्चन आपको याद रह गए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में या दिए गए नंबर पे भेज सकते हो। देखो, एक जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन माइकलिस मेंटन इक्वेशन से आया था और एक क्वेश्चन जो है इकोलॉजी इवोल्यूशन में आया था। जैसे इसमें दे रखा था आपको पैरेलल इवोल्यूशन दे रखा था, एक हाइब्रिड दे रखा था, एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दे रखा था, एक इंट्रोग्रेशन दे रखा था। तो हाइब्रिड में तो एक ही स्पीसीज की 2 वैरायटी के बीच में क्रॉस करवाएंगे। कन्वर्जेंट में डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज जो होती हैं उनमें से जो सिमिलर करेक्टर हैं उनका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ऐसे ही पैरेलल जो इवोल्यूशन होता है इसमें भी सिमिलर करेक्टर का डेवलपमेंट होता है, लेकिन स्पीसीज अलग अलग एरिया में रहती है ना। और कन्वर्जेंट में स्पीसीज सेम एरिया में रहती हैं। और इस इंट्रोग्रेशन के आगे क्या दिया था वो अभी अपने को कंफर्म याद नहीं है क्या दिया था। और एक क्वेश्चन कैंसर से रिलेटेड भी था। उस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से अगर कोई करके आया उसको अटैम्प्ट तो उसको बोनस मार्क्स मिलना चाहिए। उसमें दे रखा था आपको एंडोड्रम दे रखा था, मीजोड्रम दे रखा था, एक हीमेटोपोएटिक दे रखा था और एक था आपका ये परमानेंट चेंज, कुछ ऐसे था। तो देखो, मीजोडर्म जो होता है ये आपका सार्कोमा वाला बोलते हैं ना इसको, कैंसर। हीमेटोपोएटिक में भी हो गया था मैच, ल्यूकेमिया। परमानेंट में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन था। और जो आपका एंडोड्रम था इसको मैच कर रहा था कार्सिनोमा से। तो यहाँ पे एंडोड्रम की बजाय एक्टोड्रम होना चाहिए। जो कार्सिनोमा कैंसर है ये एक्टोड्रम का कैंसर होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंजमेंट होना चाहिए। अगर कोई बच्चा इसको अटैम्प्ट करके आया है तो उसको बोनस मार्क्स मिलना चाहिए यहाँ पे। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में पता किया तो इसमें हिंदी मीडियम में भी मिस्टेक थी। हिंदी मीडियम में भी उसको अंतश्चर्म बता रखा है और इंग्लिश मीडियम में भी एंडोड्रम बता रखा है। तो अगर इस क्वेश्चन को कोई अटैम्प्ट करके आया है, अगर इससे मैच करके आया है तो उसको में भी बोनस मार्क्स मिलना चाहिए। फिर है आपका एक आया था जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज होता है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज आपको पता है कि ये एलोस्टेरिक एंजाइम होता है। एक बार पॉज करना। ये कैसा एंजाइम है? हाँ, चालू कर।
PFK जो है एक एलोस्टेरिक एंजाइम होता है, इसको कौन इनहिबिट करता है? सिट्रेट और ATP इसको क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं इसको ना, PFK को। तो इसमें बोला था कि ATP बाइंडिंग साइट में म्यूटेशन हो जाए, तो ATP बाइंडिंग साइट में अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो फिर ये एलोस्टेरिक इनहिबिट नहीं हो पाएगा। तो इस हिसाब से जो इसकी एक्टिविटी है वो बढ़नी चाहिए, मतलब आगे ये ब्लॉक नहीं कर पाएगा इसको, है ना। तो ये इसका आंसर होना चाहिए। एक था आपका मैच करने के लिए आया था सेल डिवीज़न से, जो CDK2 है ये S पेज से होना था ना, ये S पेज की शुरुआत करने के लिए आता है ना। CDK2 और साइक्लिन A दोनों आते हैं ना यहाँ पे। और CDK1 जो है ये आता है आपका कौन सी फेज में? M फेज में। और APC एनाफेज प्रमोशन कॉम्प्लेक्स और CDC20 ये आते हैं आपके किसके लिए? स्पेशल एनाफेज के लिए। और इसके बाद में आपका अरोरा, तो अरोरा का थोड़ा सा ये एक ही ऑप्शन बचा था मैच करने के लिए, अब साइटोकाइनेसिस, तो इससे मैच करना ही पड़ेगा आप। तो ये शायद 4 नंबर का क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था जिसमें आपको गलत स्टेटमेंट पूछा था, कौन सा है? तो उसमें आपको एक तो E5, E6, E7 जो प्रोटीन है इनमें बता रखा था कि ये ट्यूमर सप्रेसर हैं, लेकिन ये ट्यूमर सप्रेसर नहीं होकर क्या है? ये कैंसर कोजिंग प्रोटीन्स है ना। तो ये ऑप्शन गलत होना चाहिए उसमें। और था आपका इनको तो मिटा देते हैं। इसी कड़ी में एक और क्वेश्चन है जिसमें बोनस मार्क्स होना चाहिए। आपको दे रखा था कि 53 अमाइनो एसिड रेजिड्यू की कोई प्रोटीन है और ये अल्फा हेलिक्स में है। अल्फा हेलिक्स का जो पिच होता है ये होता है 1.5 एंगस्ट्रम। तो 53 का मतलब है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? पिच नहीं, ये 1.5 जो होता है इसका क्या होता है? राइज पर रेजिड्यू। पिच तो इसका होता है 3.6 तो क्या होता है? पिच। ये होता है राइज पर रेजिड्यू, मतलब एक अमाइनो एसिड की वजह से कितनी लेंथ बढ़ती है इसकी? 1.5। तो अगर आप 53 को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 79 पॉइंट कुछ आ जाएगा ना ऐसे। ये तो इसकी लेंथ आ जाएगी। अगर इसमें आपको पूछता है अमाइनो एसिड का नंबर, अमाइनो एसिड पूछे या अमाइनो एसिड तो आपको दिए ही हैं, आपको इसमें और क्या पूछा था? कितने हेलिक्स होंगे इसमें? हेलिक्स का नंबर पूछा था। तो हेलिक्स का नंबर निकालने के लिए आप क्या करोगे? 53/3.6 करोगे तो ये आना चाहिए लगभग, अगर 18 से डिवाइड करते हो तो 18 × 54 और ये 2, तो ये लगभग 15 के अराउंड कुछ आना चाहिए ना इसका हेलिक्स का नंबर इसमें। और तीसरा था आपको हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर निकालना था इसमें। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो नंबर होता है अल्फा हेलिक्स में, जितने भी आपको अमाइनो एसिड दिए गए हैं उसमें से 4 घटा दो बस सीधा। तो 53 - 4 करोगे तो ये आना चाहिए आपका 49। तो ये तो ऑप्शन में मिल भी रहा था इसके लगभग था, लेकिन इसके लगभग कुछ भी नहीं था। 2 ऑप्शन थे 102, 104। अब इसने पता नहीं कैसे 153 को 2 गुना किया है तो 104, वो 106, इसमें से 4 घटाओगे तब जरूर आ रहा है 102, लेकिन जो रियल आंसर है वो आना चाहिए 49 हाइड्रोजन बॉन्ड। देखते हैं जो भी करके आया होगा अपने अकॉर्डिंग इस पर बोनस मार्क्स मिलना चाहिए अगर कोई इस ऑप्शन को करके आया तो। एक आपको दिया था इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन से फॉरेस्ट हैं, तो इसका आंसर था ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। हाँ, पेडिग्री आई थी, एक पेडिग्री जो थी इसका आंसर था ऑटोसोमल रिसेसिव। जो पार्ट बी में पेडिग्री थी उसका आंसर था ऑटोसोमल रिसेसिव। पार्ट सी में जो पेडिग्री आई थी उसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे, स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको निष्कर्ष निकालना था, उसमें कोई डिजीज़ नहीं बतानी थी आपको।
फिर है आपका देखो जियोलॉजिकल टाइम स्केल से इस बार 4 क्वेश्चन आए थे, और जो आपको क्लास में सीधा सीधा पढ़ाया गया था उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन मिले थे। एक तो सीधा सीधा आपको यही दिया गया था, यौन, एरा, पीरियड और एपॉक, इनको आपको अरेंज करना था। तो ये जो है ये इनका ऑर्डर है। ये क्वेश्चन दिया था ना सीधा सीधा, जब आपको पता है ना जियोलॉजिकल टाइम स्केल अपन ने पढ़ाना शुरू किया तो शुरुआत ही यहीं से की थी, है ना। और क्लीवेज का पैटर्न दिया था आपको। ये क्वेश्चन अपन ने क्लास में डायरेक्ट स्टार लगवाया था इस पर कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे सेंट्रोलैसिल था, इसको किससे करना था मैच आपको, इंसेक्ट से। मीजोलैसिथल को किससे मैच करना था, एम्फीबिया से। और था आपका टीलोलैसिथल को किससे मिक्स करना था, बर्ड से। और आइसोलैसिथल को ट्यूनिकेट से। अब हाँ, एक सीधा सीधा सेल पोटेंसी का जो हर बार क्वेश्चन आता है, ये आपको हर बार अपन इम्पोर्टेंट उसमें लगवाते हैं। जायगोट जो होता है वो कौन सी पोटेंसी मिलती है इसमें, टोटी पोटेंसी। और आईसीएम में कौन सी पोटेंसी मिलती है, प्लूरी पोटेंसी। ये क्वेश्चन हर बार आता है, दोनों स्टेटमेंट सही थे। पिछली बार भी आया, इससे पिछली बार भी आया था ये क्वेश्चन। और था आपका क्रोमोजोम सबसे अच्छे विजिबल कौन सी स्टेज में होते हैं। तो क्रोमोजोम कौन सी स्टेज में विजिबल होंगे, एम फेज में विजिबल होते हैं ना क्रोमोजोम। और अभी आपको कल मैंने ग्रुप में टेबल भेजी थी, इसको बिना दिमाग लगाए रट जाओ, एक टेबल भेजी थी मैंने शुगर पकड़ की। तो इसमें जो आपको डायग्राम दिया गया था, देखो ऐसे डायग्राम दिया गया था, यहाँ पे शुगर थी, शुगर के पास में जो कार्बन होता है ये तो 1 नंबर का, इसके पास में जो होता है वो 2 नंबर का। तो ये नाइट्रोजन बेस की साइड में कर रखा है, इसका मतलब C2 एंडो। जो देख लेना है ना डायग्राम शुगर पकड़िंग का, उसमें C2 एंडो होगा। सीधा सीधा देखो कॉपी नोट से मिला था आपको, ड्रग रटवाए थे। एंटीमाइसिन कौन से कॉम्प्लेक्स को ब्लॉक करता है, एंटीमाइसिन एक किसको ब्लॉक करेगा, कॉम्प्लेक्स थर्ड को ब्लॉक करेगा, है ना। अच्छा, एक बैक्टीरियल जेनेटिक्स का क्वेश्चन आया था जिसमें आपको बताना था कौन सी जीन पहले ट्रांसफ़र हुई है कौन सी बाद में। तो जिसकी जिसकी मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी, जो 98% था, एक 80% था, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी मिलने की वो पहले ट्रांसफ़र हुआ होगा, जिसकी कम थी वो धीरे धीरे बाद में ट्रांसफ़र हुआ होगा। तो आपको बस सीक्वेंस में अरेंज करना था उनको ना, जिसमें लैक्टोज, ट्रिप्टोफैन ऐसी कुछ जीन दी थी ना, PHE जैसी। अच्छा, ऐसे ही आपको पूछा था कि जो फसल वगैरह होती हैं उनमें से RDT के थ्रू कौन सा डिजायरेबल कैरेक्टर ऐड नहीं करना चाहोगे। तो एक तो ऑप्शन था कि जो सरसों वगैरह होती है उसमें तेल की ज़्यादा मात्रा, तो बिल्कुल ऐड करेंगे ना, सरसों में ज़्यादा तेल निकलना ही चाहिए। एक था टमाटर का बड़ा साइज, तो हर कोई करना चाहेगा बड़े साइज का टमाटर मिले। एक था भिंडी में छोटे स्पाइक्स, जो कांटे होते हैं ना उसके ऊपर छोटे मिले, ये भी सही बात है, छोटे होने चाहिए। एक था मक्खा में बिखरे हुए दाने, तो अपने अकॉर्डिंग यही होना चाहिए, अपन यही चाहेंगे ना कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने को यील्ड मिले। तो ये तो बिखरे हुए दानों की बात कर रहा है, इसका मतलब कम यील्ड मिलेगी इससे, तो यही ऑप्शन होना चाहिए ना, मक्का में बिखरे हुए दाने। अच्छा, एक पूछा था आपको निम्न में से कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है, तो क्या क्या दे रखा था आपको इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल में, सेंट्रोसोम, पेरोक्सीसोम, न्यूक्लियस, एंडोसोम, ये कुछ आपको दिए गए थे ना। तो देखो सबको पता है पेरोक्सीसोम सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है, न्यूक्लियस बाउंड रहता है, एंडोसोम जो बाहर से आता है ना उसके साथ में अटैच होता है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड रहता है। तो ये जो सेंट्रोसोम है ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, इसको तारक काय बोलते हैं ना। और इसके साथ में
एक न्यूक्लियोलस था। तो ये न्यूक्लियस तो बाउंड रहता है मेम्ब्रेन, लेकिन ये न्यूक्लियोलस है, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती। तो इसमें शायद दो ऑप्शन पूछे थे, तो एक तो इसमें सेंट्रोसोम हो जाएगा, दूसरा न्यूक्लियोलस हो जाएगा। एक अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज का था, तो ये जो एंटीकोडन होता है उसकी हेल्प से अपने कॉम्पेटिबल को रिकॉग्नाइज करता है। एक म्यूटेशन रिवर्सल का आपको डायरेक्ट कल अपने एग्जाम से 2 दिन पहले यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड की थी। उसका हेडिंग ये था 4 मार्क्स बोनस। देखना वीडियो आपको मिल जाएगा ना, एग्जाम से 2 दिन पहले अपलोड की थी, 4 मार्क्स बोनस फॉर CSIR एस्पायरेंट। तो उसमें आपको 15 मिनट का वीडियो अपलोड किया था मैंने, जिसमें आपको डाला गया था कि कोई अगर म्यूटेशन रिवर्स हो रहा है किसकी हेल्प से, EMS, MMS या नाइट्रस ऑक्साइड या HNO हाइड्रोक्सिलएमीन, इनकी हेल्प से अगर कोई म्यूटेशन रिवर्स हो रहा है तो म्यूटेशन कौन से टाइप का होगा, ट्रांजिशन टाइप का म्यूटेशन होगा। अगर किसी भी इंटरकैलेटिंग डाई की वजह से कोई रिवर्स होता है तो वो म्यूटेशन होगा डिलेशन टाइप का, डिलेशन या इंसर्शन टाइप का। तो इसमें दिया गया था आपको X और Y दिए गए, तो X तो था ट्रांजिशन और ये था डिलेशन या इंसर्शन स्मॉल वाला। ये क्वेश्चन 4 नंबर में था। अब देख लेना, आप 2 दिन पहले वीडियो अपलोड किया ना एग्जाम से 2 दिन पहले। अच्छा, और तो अभी जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जितने याद रह गए वो तो मैंने आपको, अभी एक क्वेश्चन और था जिस पे बोनस मिलना चाहिए बच्चों को, तो वो और बता देता हूँ। 3-4 क्वेश्चन तो इसमें बिल्कुल बोनस मिलेगा ना, जो भी करके आए उनको। एक दिया था आपको कोरल स्नेक, एक दिया था क्रिस्टल जेली, एक दिया था मोनार्क बटरफ्लाई, एक दिया था अफ्रीकन लंग फिश। देखो इसमें ये तो कंफर्म है कि जो मोनार्क है, मोनार्क और वाइसराय जो है, ये मिमिक्री का एग्जाम्पल है। अब वो भी बटेशियन मिमिक्री का है ना, अगर वाइसराय इसकी नकल करती है तो बटेशियन मिमिक्री हो जाती है ना। अफ्रीकन लंग फिश जो है आपको पता है ये ज़मीन में चली जाती है जब पानी कम हो जाता है ना, तो ये एक एस्टिवेशन का एग्जाम्पल है। 2 तरह की पढ़ी होंगे ना, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, तो ये एस्टिवेशन का एग्जाम्पल है। क्रिस्टल जेली जो है ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करती है, और कोरल स्नेक का फिर वही एपोसिमेटिक बचेगा। तो इसमें ये ऑप्शन मैच होने चाहिए, लेकिन ऐसा एक भी ऑप्शन में मैच करके नहीं दिया हुआ था। तो जो अटैम्प्ट करके आया है उसको में भी बोनस मार्क्स मिलना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन जो सबसे इजी टाइप का था इसमें, वो और बता देता हूँ आपको। एक और क्वेश्चन था, एक तो यही था ना, ये टायरोसिन जो है कौन सा हार्मोन टायरोसिन से नहीं बनता, तो इसका आंसर था सेरोटोनिन नहीं बनता है ना। एक दिया था आपको कि कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उसकी जो हाफ लाइफ टाइम है वो कितनी है, 100 ईयर्स है। हाफ लाइफ है इसकी 100 ईयर्स। तो इसको 15/16 डिग्रेड होने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा था आपको। तो देखो जब ये 15/16 डिग्रेड हो जाएगा तो बचेगा कितना, 1 में से 15/16 घटाओ, ये बचेगा 1/16। अब हाफ लाइफ टाइम का मतलब होता है कि हाफ लाइफ टाइम के बाद में जितना भी होता है वो आधा रह जाता है। तो जैसे शुरू में अगर वो 1 था तो एक साइकिल के बाद में कितना रह जाएगा, 1/2। अगले एक साइकिल के बाद में कितना रह जाएगा, ये 1/4, इसका भी आधा रह जाएगा। अगले एक साइकिल के बाद में कितना रह जाएगा, ये 1/8, और अगले एक साइकिल के बाद में कितना रह जाएगा, 1/16। तो कितने हाफ लाइफ साइकिल लगेंगे इसको 1/16 रहने में,
4 साइकिल लगेंगे। 4 साइकिल का मतलब कितने ईयर्स? 400 ईयर्स। तो इससे ईजी क्वेश्चन मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकता। अब ये ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में पहली बार आया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है ना। उससे पहले आपको दिया था कि एक रेडियो एक्टिव की जो रेडियो एक्टिविटी है वो अभी 256 है, तो 6 साइकिल के बाद में कितनी बचेगी, उससे पहले ऐसे दिया था। तो अभी एक और था आपका एनिमल फिजियोलॉजी का, उसमें दिया था गलत स्टेटमेंट पूछ रहा था आपसे, है ना, कौन कौन सही स्टेटमेंट कौन कौन सा है। तो एक में तो आपको दिया था कि ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो हैं वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिंथेसाइज होते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे इसको सही करके आ गए, लेकिन ये गलत है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सिंथेसाइज नहीं होते, उनमें स्टोर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत होना चाहिए ना। और बाकी तो प्रोलैक्टिन वाला था, प्रोलैक्टिन वाला सही था ना, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। तो कई बच्चे है ना सिंथेसिस में और रिजर्वॉयर में थोड़ा सा अंतर नहीं कर पाए ना, इस वजह से गलत करके आ गए। तो अभी जितने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मेरे को याद थे वो मैंने आपको बता दिए। अगर इसमें किसी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, उस पर विचार किया जाएगा। और कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो तो आप इस नंबर पर या तो व्हाट्सअप करो या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो ना क्वेश्चन लिख के। और अभी 21 से अपना एकेडमी का जो है ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है 21 सितंबर से। और अपने एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर सकते हो, जिस पे आपको रोज़ाना कोई ना कोई CSIR नेट से रिलेटेड अपडेट मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगी। अभी इवनिंग वाले बैच को अपन कल बनाएंगे ना। आज के लिए इतना ही।